नमस्कार। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को बहुत विस्तार से समझने वाले हैं। यह एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है क्योंकि इसी से तय होता है कि हमारी दवाइयाँ कितनी शुद्ध, सुरक्षित और असरदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये सब कैसे किया जाता है। आज की इस क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे पहले हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर कुछ बहुत ज़रूरी टर्म्स और फॉर्मूले सीखेंगे जो आगे काम आएंगे। इसके बाद हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को समझेंगे, फिर न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के तरीकों पर बात करेंगे, उसके बाद कुछ एडवांस्ड टाइट्रेशन टेक्निक्स देखेंगे और आखिर में ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का एक ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आखिर होता क्या है और दवाइयों की दुनिया में इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है। Pharmaceutical analysis is the branch of medical chemistry that includes the series of experiments or procedures for purification, identification, determination, and quantitation, characterization of any chemical compounds or components. इसका मतलब ये होता है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मेडिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को प्यूरिफाई यानी शुद्ध करते हैं, आइडेंटिफाई यानी पहचानते हैं, डिटर्मिन और क्वांटिटेट यानी उसकी मात्रा का पता लगाते हैं और कैरेक्टराइज यानी उसके गुणों को समझते हैं। Essentially, it's about finding out what is in a drug, how much of it there is, and ensuring it's pure and high quality. आसान शब्दों में कहें तो ये एनालिसिस हमें 3 सवालों के जवाब देता है। दवा में क्या है, वो कितनी मात्रा में है और क्या वो पूरी तरह से शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का है। An analyte is chemically reacted with a standard solution of a reagent of precisely known concentration or with a concentration that can be precisely determined. इस प्रक्रिया में एक एनालाइट होता है। एनालाइट वो चीज़ है जिसकी हम जांच कर रहे हैं। इसे एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया जाता है। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक ऐसा घोल होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें बिल्कुल सटीक पता होती है। The amount of a standard solution required to completely react with all the sample is used to estimate the purity of the sample. अब सैंपल के साथ पूरी तरह से रिएक्ट करने में स्टैंडर्ड सोल्यूशन की जितनी मात्रा लगती है उसी से हम सैंपल की शुद्धता का अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये एनालिसिस इतना ज़रूरी क्यों है? Due to their applications, we determine the mixture components of any solution and separate their individual components and also determine their physical and chemical properties. इसकी मदद से हम किसी भी solution के अंदर मौजूद अलग-अलग components का पता लगा सकते हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं और उनके physical और chemical गुणों को भी जान सकते हैं। It is the quantitative and qualitative analysis procedure which ensures the purity, quality and safety of pharmaceutical products. ये एक क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक और क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक प्रक्रिया है जो दवाइयों की शुद्धता, क्वालिटी और सुरक्षा को पक्का करती है। Pharmaceutical analysis and quality control both play a vital role in the pharmaceutical manufacturing for ensuring the drug stability, drug compatibility, adverse drug reactions, toxic effects, etc. Due to their involvement, we increase the drug standards, safety, potency and efficacy. दवा बनाने की पूरी प्रक्रिया में एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल का बहुत बड़ा रोल है। इन्हीं की वजह से हम दवा की स्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और जहरीले असर को कंट्रोल कर पाते हैं और इसी से हम दवा के स्टैंडर्ड, सेफ्टी और असर को बढ़ाते हैं। अब इसके तरीके कौन कौन से हैं? देखिए, केमिकल यानी टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, फिजिकल एंड फिजियोकेमिकल मेथड्स हैं और फार्मास्यूटिकल मेथड्स हैं। हम इस चैप्टर में खास तौर पर केमिकल यानी टाइट्रीमेट्रिक तरीकों पर ही फोकस करेंगे और इसमें कई तरह के उपकरण भी इस्तेमाल होते हैं जैसे कि गैस डिटेक्टर ट्यूब्स, नेस्लर सिलेंडर्स, सीव्स, थर्मोमीटर्स, अल्ट्रावायलेट रे लैंप्स, वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर और वेट्स एंड बैलेंसेस। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए उसकी बेसिक भाषा यानी उसके टर्म्स और फॉर्मूलेज जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम एनालिसिस में इस्तेमाल होने वाले कुछ आम शब्दों और फॉर्मूलों को समझेंगे जो आगे की चीज़ों को समझने में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहला टर्म है कॉन्सेंट्रेशन। The concentration of a chemical substance expresses the amount of a substance present in a mixture. It is mainly represented in the molar concentration in pharmaceuticals. कॉन्सेंट्रेशन का सीधा सा मतलब है कि किसी मिक्सचर में कोई पदार्थ कितनी मात्रा में मौजूद है। फार्मा इंडस्ट्री में इसे ज़्यादातर मोलर कॉन्सेंट्रेशन में दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगला है सोल्यूशन। सोल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स। सोल्यूशन यानी घोल, 2 या ज़्यादा चीज़ों का एक होमोजीनियस यानी एक समान मिश्रण होता है।
Generally, the component that is present in the large amount is known as the solvent. One or more components present in the solution other than solvent are called solutes. आमतौर पर जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम मात्रा में घुलती है उसे सोल्यूट कहते हैं, यानी सोल्यूशन इक्वल्स सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं। मास परसेंटेज W/W, इसका फॉर्मूला है मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल्स मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमें बताता है कि सोल्यूशन के कुल वजन में किसी कंपोनेंट का वजन कितने प्रतिशत है। वॉल्यूम परसेंटेज V/V, इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बताता है कि कुल वॉल्यूम में किसी कंपोनेंट का वॉल्यूम कितने प्रतिशत है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज M/V, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, इसका मतलब है कि 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट घुला हुआ है। इसका फॉर्मूला है M/V इक्वल्स मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए कुछ और जरूरी टर्म्स और फॉर्मूले देखते हैं। मोलारिटी, इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब है कि 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स घुले हुए हैं। अब है मोलालिटी, इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मोलारिटी और मोलालिटी में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। मोलालिटी में हम सोल्यूशन के वॉल्यूम की जगह सॉल्वेंट का वजन किलोग्राम में लेते हैं। नॉर्मेलिटी, इसका फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, यानी 1 लीटर घोल में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट घुले हुए हैं। Parts per million ppm. When a solute is present in trace quantities, it is convenient to express concentration in parts per million. जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में मौजूद हो तो उसे ppm में दिखाना आसान होता है। इसका फॉर्मूला है ppm is equal to number of parts of the component upon total number of parts of all components of the solution into 10 raised to the power 6. Mole fraction, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। इससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन में मौजूद कुल मोल्स में से किसी एक कंपोनेंट का हिस्सा कितना। तो अब हम एक बहुत ही जरूरी तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम किसी पदार्थ की मात्रा का पता उसके वॉल्यूम यानी आयतन को मापकर लगाते हैं। पहले देखते हैं केमिकल टाइट्रोमेट्रिक मेथड्स। In chemical analysis, we discuss the chemical reaction of the chemical components and discuss the chemical property. केमिकल एनालिसिस में हम केमिकल कंपोनेंट्स के बीच होने वाले रिएक्शंस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और गैसोमेट्रिक एनालिसिस जैसी विधियां आती हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस is the method of quantitative chemical analysis in which the amounts of substances are determined by measuring the volume that they occupy in different proportions. ये quantitative chemical analysis का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम पदार्थों की मात्रा का पता उनके द्वारा घेरे गए वॉल्यूम को माप कर लगाते हैं। Volumetric methods are still widely used in pharmaceutical analysis more than gravimetric analysis because of their robustness, cheapness and capability for high precision. वॉल्यूमेट्रिक तरीके आज भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये रोबस्ट यानी भरोसेमंद हैं, चीप यानी सस्ते हैं और हाई प्रिसिजन मतलब बहुत सटीक नतीजे देते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसके तहत हम 5 तरह के टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। दूसरा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तीसरा, रिडॉक्स टाइट्रेशन। चौथा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और पांचवां, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आम प्रकार के टाइट्रेशन से शुरू करते हैं। ये है न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। इसमें हम मुख्य रूप से एसिड और बेस के बीच होने वाले रिएक्शन पर फोकस करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज एसिड बेस टाइट्रेशन इन एन एक्वस फेज। इसे पानी में होने वाला एसिड बेस टाइट्रेशन भी कहते हैं। इस मेथड में एक मजबूत एसिड या बेस को टाइट्रेट या एनालाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और एक दूसरे रिएजेंट जिसे टाइट्रेंट कहते हैं उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल करके एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाया जाता है। अब टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन इज द फिनोमिनन टू डिटरमिन द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन आइडेंटिफाइड सॉल्यूशन और एनालाइट। टाइट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक ऐसे सॉल्यूशन की मदद लेते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है और उससे एक दूसरे सॉल्यूशन की अज्ञात कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाते हैं। इसमें एक रिएजेंट को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पर तैयार करते हैं और फिर उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मदद से एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। अब देखते हैं
एसिड बेस थ्योरी। एसिड क्या है, इसे समझाने के लिए 3 मुख्य थ्योरी हैं। अरेनियस कॉन्सेप्ट। इसके अनुसार एसिड वो पदार्थ हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, जैसे कि HCl या H2SO4। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इनके हिसाब से एसिड वो पदार्थ हैं जो किसी भी सॉल्वेंट में प्रोटॉन H+ डोनेट यानी दान करते हैं। लुईस कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड वो पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर एक्सेप्ट यानी स्वीकार करते हैं, जैसे AlCl3। ठीक जैसे एसिड की थ्योरी है, वैसे ही बेस को भी 3 तरह से समझा जा सकता है। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। इसके अनुसार बेस वो पदार्थ हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, जैसे NaOH या KOH। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से बेस वो पदार्थ हैं जो किसी भी सॉल्वेंट में प्रोटॉन H+ को स्वीकार करते हैं। लुईस कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बेस वो पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर डोनेट करते हैं यानी दान करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन पर। पहला है ए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशंस। इस टाइट्रेशन में एक मजबूत एसिड और एक मजबूत बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराया जाता है। एसिड और बेस दोनों तेजी से अपने आयनों में टूटते हैं और रिएक्ट करके नमक और पानी बनाते हैं। अब जरा दाईं तरफ दिए गए टाइट्रेशन कर्व को देखिए। ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का कर्व है। इस ग्राफ में y एक्सिस पर pH है और x एक्सिस पर मिलाए गए NaOH का वॉल्यूम है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम बेस मिलाते हैं, pH धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर इसमें अचानक तेजी से उछाल आता है। यही इक्विवेलेंस पॉइंट है। इस केस में ये ठीक pH 7 पर होता है। आइए इन टाइट्रेशन कर्व्स को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कर्व HCl versus NaOH. Initially, the curve shows a low pH due to the presence of the strong acid. शुरुआत में बीकर में सिर्फ एसिड है, इसलिए pH बहुत कम होता है, which slowly rises as the base is added slowly and reaches a sharp rise after the end point or neutralization point to a higher pH due to the presence of excess alkali. जैसे जैसे हम बेस मिलाते हैं, pH धीरे धीरे बढ़ता है और एंड पॉइंट के ठीक बाद बेस की एक भी एक्स्ट्रा बूंद pH को बहुत तेजी से ऊपर उछाल देती है। द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट अकर्स एट pH 7। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ठीक pH 7 पर आता है, जहां पर एसिड पूरी तरह से बेस के साथ रिएक्ट कर चुका होता है। नोट, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कर्व्स विल हैव द सेम शेप। ये बात याद रखिएगा कि किसी भी मजबूत एसिड और मजबूत बेस के टाइट्रेशन का कर्व बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। लेकिन अगर एसिड या बेस में से कोई एक कमजोर हो, तो जैसा आप दाईं तरफ के जनरल टाइट्रेशन कर्व्स में देख सकते हैं, कर्व का शेप बदल जाता है। अब समझते हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन को। टाइट्रेशन कर्व एक्सप्लेन फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इनिशियली द pH rises normally। जब हम एक कमजोर एसिड को एक मजबूत बेस से टाइट्रेट करते हैं, तो शुरुआत में pH सामान्य रूप से बढ़ता है। And when it reaches a zone where the reaction proceeds, the curve will not rise much. This point is said to be the half neutralization point. लेकिन फिर बीच में एक ऐसा एरिया आता है जहां कर्व लगभग फ्लैट हो जाता है, मतलब pH ज्यादा नहीं बढ़ता। इसके ठीक बीच में हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होता है। At this point, there is not much change in pH, even though a lot of strong base is added. इस पॉइंट पर आप भले ही बेस मिलाते रहें, pH में ज्यादा बदलाव नहीं आता, and half of the weak acid has reacted with the base to form its acid conjugate base, which means there will be a mix of conjugate base and solution. It is a buffer solution. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पॉइंट पर आधा कमजोर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके अपना कॉन्जुगेट बेस बना चुका होता है, और सोल्यूशन में कमजोर एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस दोनों मौजूद होते हैं। ये एक बफर सोल्यूशन बन जाता है जो pH में बदलाव को रोकता है। Thus the H+ ion concentration will be equal to the Ka value of the weak acid. pH is equal to pKa. इस हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सोल्यूशन का pH उस कमजोर एसिड के pKa के बराबर होता है। After this zone, there will be a sharp rise in pH through its equivalence point due to the excess strong alkali above pH 7. इस बफर जोन के बाद pH फिर से तेजी से बढ़ता है और हमें इक्विवेलेंस पॉइंट मिलता है जो कि pH 7 से ऊपर होता है। अब बात करते हैं वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन की।
इसमें एक कमजोर एसिड और एक कमजोर बेस को टाइट्रेट किया जाता है। The chief feature of the curve is that the change of pH near the equivalence point is very gradual. इस कर्व की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इक्विवेलेंस पॉइंट के पास pH में कोई तेज उछाल नहीं आता, बल्कि ये बहुत धीरे धीरे बदलता है। Hence, the end point cannot be detected by an ordinary indicator. For detection in this titration, mixed indicators are used. इसी वजह से साधारण इंडिकेटर यहाँ काम नहीं करते और हमें एंड पॉइंट का पता लगाने के लिए मिक्स्ड इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक समझते हैं, बैक टाइट्रेशन। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारा सैंपल या तो घुलनशील ना हो या बहुत धीरे रिएक्ट करता हो। The determination involves the addition of an excess but known quantity of the standard solution to the weighed sample of the analyte. इसमें हम क्या करते हैं? पहले स्टेप में हम जानबूझकर जरूरत से ज्यादा मात्रा में एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन A अपने सैंपल में डाल देते हैं। After the reaction is complete, the excess solution is back titrated with a standard solution B. जब रिएक्शन पूरा हो जाता है तो जो सॉल्यूशन A बच गया है उसे हम एक दूसरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन B से टाइट्रेट करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि पहले स्टेप में हमारा कितना सॉल्यूशन A इस्तेमाल हुआ था। ये टेबल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ आम केमिकल्स के लिए कौन सा टाइट्रेशन और कौन सा टाइट्रेंट इस्तेमाल होता है ये बताया गया है। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। पहला कॉलम है स्टैंडर्ड केमिकल, दूसरा है टाइप ऑफ टाइट्रेशन और तीसरा है टाइट्रेंट। एस्पिरिन के लिए बैक टाइट्रेशन इस्तेमाल होता है और टाइट्रेंट होता है H2SO4। अमोनियम क्लोराइड के लिए भी बैक टाइट्रेशन और टाइट्रेंट होता है NaOH। मिथिल सैलिसिलेट के लिए भी बैक टाइट्रेशन और टाइट्रेंट होता है HCl। इसी तरह एफिड्रीन, फ्यूरोसेमाइड और पायराजिनामाइड के लिए भी बैक टाइट्रेशन का ही उपयोग होता है। अब डायरेक्ट टाइट्रेशन के उदाहरण देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है और टाइट्रेंट H2SO4 है। थियोपेंटोन सोडियम के लिए भी डायरेक्ट टाइट्रेशन और H2SO4 टाइट्रेंट है। कैलामाइन, सैलिसिलिक एसिड, बोरिक एसिड और निकोटिनिक एसिड, इन सभी के लिए डायरेक्ट टाइट्रेशन का इस्तेमाल होता है और टाइट्रेंट होता है NaOH। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? Chemical indicators are those substances which give a visible or distinguishable sign, usually by a color change, of the presence or absence of a threshold concentration of a chemical species. Chemical indicators ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक visible sign देते हैं, जो ज़्यादातर रंग में बदलाव के रूप में होता है। ये हमें बताते हैं कि solution acidic है या basic. Neutralization indicators, those substances used in acid-base titrations that are helpful in the detection of the end point by producing a different color at various values of pH. ये वो पदार्थ हैं जो acid-base titration में end point का पता लगाने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि ये अलग-अलग pH पर अपना रंग बदल लेते हैं। नीचे टेबल में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है थाइमोल ब्लू। इसका pH रेंज 1.2 से 2.8 है। ये एसिड में रेड और बेस में येलो होता है। मिथाइल रेड का रेंज 4.2 से 6.3 है। ये एसिड में रेड और बेस में येलो होता है। मिथाइल ऑरेंज का रेंज 3.1 से 4.4 है। ये एसिड में रेड और बेस में ऑरेंज होता है। और सबसे आम इंडिकेटर है फिनोल्फथैलीन। इसका pH रेंज 8.3 से 11 है, जो एसिड में रंगहीन यानी नो कलर होता है और जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक होता है ये रेड हो जाता है। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम कुछ और एडवांस्ड टाइट्रेशन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में इस्तेमाल होती हैं, खासकर तब जब हम पानी को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। Non-aqueous titration. Non-aqueous titration is the most common titration procedure used in pharmacopoeial assays and serves a double purpose. It is suitable for the titration of weak acids and weak bases and provides a solvent in which organic compounds are soluble. ये फार्माकोपिया में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही आम टाइट्रेशन प्रक्रिया है। इसके दो बड़े फायदे हैं। एक, ये कमज़ोर एसिड और कमज़ोर बेस के लिए बहुत अच्छी है, और दूसरा, ये एक ऐसा सॉल्वेंट देती है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आसानी से घुल जाते हैं। कॉमन वॉल्यूमेट्रिक सॉल्वेंट एंड इट्स लिमिटेशंस। पानी सबसे आम सॉल्वेंट है, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। The pharmaceutical compounds or drugs which are used in various formulations are weak acidic and basic substances. These compounds have a major limitation in that they are poorly soluble in water and have low reacting properties. ज़्यादातर दवाएं या तो कमज़ोर एसिड होती हैं या कमज़ोर बेस।
इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये या तो पानी में ठीक से घुलती नहीं है या फिर पानी में बहुत धीरे रिएक्ट करती हैं। Why water fails sometimes? दाईं ओर बॉक्स में देखिए, पानी खुद एक कमजोर एसिड और बेस की तरह काम कर सकता है और प्रोटॉन के लिए हमारे सैंपल से मुकाबला कर सकता है, जिससे एंड पॉइंट का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। सॉल्वेंट्स यूज्ड इन नॉन एक्विस टाइट्रेशन। इसीलिए इसमें हम पानी की जगह दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। 1. प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स, 2. प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, 3. एप्रोटिक सॉल्वेंट्स और 4. चलिए इन चारों तरह के सॉल्वेंट्स को समझते हैं। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स, दीज सॉल्वेंट्स हैव अ मोर एसिडिक कैरेक्टर। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स एसिडिक होते हैं, मतलब ये आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। इसके उदाहरण हैं फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, दीज आर बेसिक इन नेचर एंड रिएक्ट विद एसिड। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स बेसिक होते हैं, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। इसके उदाहरण हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और पिरिडीन। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, दीज सॉल्वेंट्स आर जनरली केमिकली न्यूट्रल। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स न्यूट्रल होते हैं, ये न तो प्रोटॉन देते हैं और न ही लेते हैं। इसके उदाहरण हैं बेंजीन और एसीटोन। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स, these solvents possess both acidic and basic properties. एम्फोप्रोटिक सॉल्वेंट्स दोनों तरह का व्यवहार कर सकते हैं। ये जरूरत के हिसाब से प्रोटॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इसके उदाहरण हैं वाटर और इथेनॉल। अब देखते हैं कि नॉन एक्विस टाइट्रेशन करते कैसे हैं। ए. नॉन एक्विस टाइट्रेशन ऑफ अ वीक बेस। Acetic acid is a very weak proton acceptor and thus does not compete effectively with a weak base for protons. अगर हमें किसी कमजोर बेस को टाइट्रेट करना है तो हम एसिटिक एसिड जैसा कोई प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट चुनते हैं। ये सॉल्वेंट बेस के साथ प्रोटॉन के लिए मुकाबला नहीं करता, जिससे बेस आसानी से टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट कर पाता है। Non-aqueous titration with acetic perchloric acid is used in the pharmacopoeial assays of adrenaline, metafrenadol, codeine, etc. इस तरीके का इस्तेमाल एड्रेनालाइन और कोडीन जैसी दवाओं के टेस्ट में होता है। ओरासेट ब्लू, क्वानिलीन रेड एंड क्रिस्टल वायलेट आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स। इसमें ओरासेट ब्लू और क्रिस्टल वायलेट जैसे इंडिकेटर्स का उपयोग होता है। बी. Non-aqueous titration of a weak acid. For non-aqueous titration of weak acids, a solvent such as an alcohol or an aprotic solvent is used that does not compete strongly with the weak acid for proton donation. वहीं अगर हमें किसी कमजोर एसिड को टाइट्रेट करना है तो हम कोई प्रोटोफिलिक या एप्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं जो प्रोटॉन देने के लिए एसिड से मुकाबला न करे। टिपिकल टाइट्रेंट्स आर लिथियम मिथॉक्साइड इन मेथेनॉल। इसमें लिथियम मिथॉक्साइड जैसे टाइट्रेंट का इस्तेमाल होता है। Non-aqueous titration of acidic groups is carried out in pharmacopoeial assays of barbiturates, uracils and sulfonamides. ये तरीका barbiturates और sulfonamides जैसी दवाओं के लिए इस्तेमाल होता है। For the end point detection, thymol blue as an indicator. और end point का पता लगाने के लिए thymol blue indicator का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा अगला titration है 3. Redox titration. A chemical titration in which both oxidation-reduction reactions are employed is known as redox titration. ये एक ऐसा titration है जिसमें oxidation और reduction दोनों reaction एक साथ होते हैं। Oxidation reaction is defined as addition of oxygen, loss of electrons, removal of hydrogen. Oxidation का मतलब होता है oxygen का जुड़ना या electrons का निकलना या hydrogen का हटना। Reduction reaction is defined as removal of oxygen, gain of electrons, addition of hydrogen. और reduction का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना या इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है OILRIG. Oxidation is loss of electrons and reduction is gain of electrons. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो पदार्थ होता है जो रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी खुद रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो पदार्थ होता है जो रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन देता है, यानी खुद ऑक्सीडाइज होता है। Theory on redox titration. Reduction potential is a measure of how thermodynamically favorable it is for a compound to gain electrons. Redox titration का पूरा सिद्धांत reduction potential पर आधारित है। ये हमें बताता है कि कोई पदार्थ कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है। A high positive value for a reduction potential indicates that a compound is readily reduced and consequently is a strong oxidizing agent. जिस पदार्थ का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है वो उतना ही मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नीचे दी गई टेबल में कुछ स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल दिए गए हैं।
आप देख सकते हैं Ce4+ का पोटेंशियल +1.61V है, जो काफी ज्यादा है। मतलब ये एक बहुत मजबूत ऑक्सीकारक है। A substance with a higher reduction potential will oxidize one with a lower reduction potential. नियम यह है कि ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाला पदार्थ कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले पदार्थ को ऑक्सीडाइज करेगा। डायरेक्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन। Iodine is a moderately strong oxidizing agent. The endpoint is detected using starch indicator which produces a blue coloration with excess iodine. डायरेक्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम अक्सर आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं और एंडपॉइंट का पता लगाने के लिए स्टार्च इंडिकेटर का उपयोग करते हैं, जो आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स टाइट्रेशन। This titration is used in the pharmacopoeial assays of liquefied phenol, methyl hydroxy, benzoate, etc. इस तरह के टाइट्रेशन का उपयोग फिनॉल जैसी दवाओं के टेस्ट में किया जाता है। अब देखते हैं for complexometric titration. This type of titration involves the formation of a complex during the titration and is used in the estimation of metal and also for their salts. इस तरह के टाइट्रेशन में रिएक्शन के दौरान एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर मेटल आयनों और उनके सॉल्ट्स की मात्रा पता लगाने के लिए किया जाता है। The titrant used in this titration is usually called a ligand. इसमें इस्तेमाल होने वाले टाइट्रन को आमतौर पर लिगैंड कहते हैं। की रिएजेंट EDTA। इसमें सबसे ज़रूरी रिएजेंट है EDTA। ये एक बहुत ही खास मॉलिक्यूल है क्योंकि ये मेटल आयनों को एक पंजे की तरह बहुत मजबूती से पकड़ लेता है और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इंडिकेटर्स। The end point of the reaction is detected using an indicator dye. इसमें हम खास तरह के इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं जो मेटल के साथ एक रंग का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। The first drop of excess EDTA causes this complex to break up, resulting in a color change. जैसे ही सारा मेटल EDTA से जुड़ जाता है, EDTA की अगली ही बूंद इंडिकेटर वाले कॉम्प्लेक्स को तोड़ देती है, जिससे रंग बदल जाता है और हमें एंड पॉइंट मिल जाता है। इसके उदाहरण हैं कैल्सीन और इरिक्रोम ब्लैक टी। Pharmacopoeial assays. Titration with EDTA is used for calcium acetate, magnesium carbonate, etc. EDTA titration का उपयोग कैल्शियम एसिटेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसी चीज़ों के टेस्ट के लिए होता है। टाइप्स और क्लासिफिकेशन। इसके 4 प्रकार हैं: डायरेक्ट, बैक, रिप्लेसमेंट और इनडायरेक्ट। बैक complexometric titration. Insoluble metal salts are estimated by back titration. जो मेटल सॉल्ट्स घुलते नहीं हैं, उनके लिए हम बैक टाइट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। हमारा 5वां और आखिरी वॉल्यूमेट्रिक तरीका है 5. Precipitation titration. A special type of titrometric procedure involves the formation of precipitates during the course of titration. जैसा कि नाम से ही साफ है, इस टाइट्रेशन के दौरान एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसे हम प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। इसके 2 मुख्य तरीके हैं। Method 1. Moore's method. Principle. This method involves the determination of the chloride ion concentration by titration with silver nitrate. Moore method में हम क्लोराइड आयन की concentration का पता लगाते हैं और इसके लिए हम सिल्वर नाइट्रेट से टाइट्रेट करते हैं। Step 1. Precipitation. Silver nitrate solution is added to the chloride solution to produce a precipitate of silver chloride. सिल्वर नाइट्रेट घोल को क्लोराइड सॉल्यूशन में मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद प्रेसिपिटेट बनता है। Step 2. End point. The excess silver ions react with the chromate ions from potassium chromate, the indicator. A red-brown precipitate of silver chromate will be formed, which gives the end point. जब सारा क्लोराइड प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट की अगली बूंद इंडिकेटर यानी पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करती है और सिल्वर क्रोमेट का एक लाल भूरे रंग का प्रेसिपिटेट बनाती है। यही हमारा एंड पॉइंट होता है। Method 2. Volhard's method. Principle. This method involves the determination of the concentration of chloride ions using a back titration with potassium thiocyanate. दूसरा तरीका है Volhard's method. ये एक बैक टाइट्रेशन है जिसमें पोटेशियम थायोसाइनेट का इस्तेमाल होता है। इसमें एंड पॉइंट पर एक गहरे लाल रंग का सॉल्यूशन बनता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में जानेंगे। यह भी एक क्वांटिटेटिव तरीका है, लेकिन यह वॉल्यूम के बजाय वजन यानी मास पर निर्भर करता है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक तीसरा तरीका भी है। Method 3. Fazan's method. Principle. Fazan's method involves the titration of chloride ions with silver ions using adsorption indicators. फजान मेथड में हम खास तरह के एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इंडिकेटर्स प्रेसिपिटेट की सतह पर चिपक जाते हैं और रंग बदलकर एंड पॉइंट बताते हैं। अब हम अपने अंतिम टॉपिक पर आते हैं,
Gravimetric analysis. Principle. Gravimetric analysis involves the measurement of the weight of the substance to be analyzed after isolating it by precipitating the components as an insoluble compound of known chemical composition. इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। हम जिस पदार्थ को मापना चाहते हैं उससे पहले एक अघुलनशील कंपाउंड के रूप में प्रेसिपिटेट करते हैं, फिर उसे फिल्टर करके, धोकर और सुखाकर उसका वजन कर लेते हैं। मेथड्स इन्वॉल्व्ड। इसमें 3 मुख्य तरीके हैं: प्रेसिपिटेशन मेथड, वॉलेटाइलाइजेशन मेथड और इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। आखिर में कोलॉइडल स्टेट्स इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। Colloidal suspensions are not suitable in gravimetric analysis because their particle size is too small to be filtered. इस तरीके में ये ज़रूरी है कि कोलॉइडल कण ना बने क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर से भी निकल जाते हैं। यहाँ 2 तरह के कॉलॉइड्स की तुलना की गई है, लायोफोबिक कॉलॉइड्स और लायोफिलिक कॉलॉइड्स। लायोफोबिक कॉलॉइड्स कम चिपचिपे होते हैं और आसानी से जम जाते हैं, वहीं लायोफिलिक कॉलॉइड्स बहुत चिपचिपे होते हैं और उन्हें जमाने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के साथ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हमने देखा कि कैसे अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करके ये पक्का किया जाता है कि जो दवाएं हम तक पहुंच रही हैं वे पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार हों।